जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम देख रहे हैं संविधान और संविधान के भाग 5 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। और भाग 5 में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? संसद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। और कल हमने संसद के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक, उसके आगे आज हम देखने वाले हैं। आपको बता दें इससे पहले कि अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर जाते हैं साथियों, आपको साथियों ये पहला प्लेलिस्ट दिखेगा, संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसमें पढ़ लीजिएगा, एक क्रम में लगी हुई दोस्तों संविधान की वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आपको पता है कि अभी आपके वीडियो के एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से संपूर्ण हिंदी वीडियो एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों हमने पढ़ाया है। ठीक है। और साथ ही जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा भी जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो चुका है। अगर दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को आप पढ़िएगा। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है। और अगर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं दोस्तों तो यहां से कर लीजिएगा कवर। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इन सबको कराया है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल ही बताया था कि अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है। ठीक है। सरला करके हमने बताया था कि सा से दोस्तों 79 में संसद, और रा से दोस्तों राज्यसभा 80 में, और दोस्तों ला से लोकसभा 81 में। ठीक। और ये तीनों अनुच्छेद हम कल देख चुके थे। तो 79 में क्या है? संसद गठन दोस्तों, और 80 में क्या है? राज्यसभा। ठीक है। उसके अलावा साथियों 81 में क्या है दोस्तों? लोकसभा। और उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे 82 से, यानी कि आर्टिकल 82 से देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए अब दोस्तों जो चीजें है ना, जो इंपॉर्टेंट है उन आर्टिकल को हम देखने वाले हैं। ठीक है। हर एक आर्टिकल नहीं देखेंगे। ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए, आपका अनुच्छेद 85 है। क्या है? अनुच्छेद क्या है? 85 है दोस्तों। ठीक है। इसमें क्या है? संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। समझिएगा, सत्र, सत्रावसान और विघटन दोस्तों किसमें? अनुच्छेद 85 में। अब देखिए सत्र क्या होता है, समझिएगा। एक सत्र क्या होता है? तो प्रथम व अंतिम दिनों के, ठीक है, समझिएगा, प्रथम व अंतिम बैठकों के बीच की अवधि को हम क्या बोलते हैं? सत्र बैठे। मान लिया दोस्तों कोई सत्र चालू हुआ, आपको पता 3 सत्र होते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है। मान लिया कोई सत्र दोस्तों 1 फरवरी को शुरू होता है। कब? 1 फरवरी को शुरू होता है, और साथियों ये चलता है 30 मार्च तक। 30 मार्च तक दोस्तों। तो इसके बीच का जो समय होता है ना, इसके बीच की अवधि को हम क्या बोलते हैं? सत्र बोल देते हैं। ठीक है। कि सत्र कब से कब तक चला? तो 1 फरवरी से लेकर 30 मई तक या मार्च तक जो भी चला दोस्तों, उसके बीच की अवधि को हम क्या बोलते हैं? सत्र बोलते हैं। तो प्रथम दिन जो बैठक होती है दोस्तों, पहली बैठक, और उसके अंतिम बैठक के बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। ठीक है। चलिए अब दोस्तों सत्रावसान क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, किसी सत्र के अंतिम बैठक के बाद। ठीक है। देखिए मान लिया दोस्तों कोई सत्र चला था 1 फरवरी से, समझिएगा, 1 फरवरी से 30 मार्च तक। समझिएगा 30 मार्च तक, समझने की कोशिश करिए, 30 मार्च तक। ठीक है। तो इसके बीच के जो दिन थे दोस्तों उसको हम सत्र बोलेंगे। और देखिए जो अंतिम दिन होता है, यानी 30 दिन, 30 मार्च को क्या होगा दोस्तों? ये अंतिम दिन है। तो अंतिम बैठक के दिन दोस्तों राष्ट्रपति सत्र के समाप्ति की घोषणा जो करता है दोस्तों, उसको सत्रावसान कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? तो सत्रावसान दोस्तों कौन घोषित करता है? तो वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना कि सत्र के सत्रावसान की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है। एक शब्द होता है दोस्तों स्थगन। समझिएगा दोस्तों, एक होता है स्थगन। स्थगन क्या होता है दोस्तों? रोजाना चलने वाली बैठकों को रोक देना दोस्तों स्थगन कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों, स्थगन। मान लिया दोस्तों आपकी कोई सभा चल रही है, क्या हो रही है? कोई सभा दोस्तों चल रही है, उसको दोस्तों रोक देना, वही क्या होता है? स्थगन। ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि रोजाना जो बैठक चलती है दोस्तों, मान लिया 1 फरवरी शुरू हुई, ठीक है, बीच में दोस्तों बैठक को रोक दिया गया, ठीक है, तो उसको हम स्थगन कहते हैं। याद रखेंगे। और स्थगन की घोषणा कौन करेगा? तो साथियों जो उस सभा का अध्यक्ष होता है वही करता है। जैसे लोकसभा में स्थगन की घोषणा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति करेगा। अब यहीं पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं साथियों, लिख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा चीजें मैं टाइप करता नहीं हूं, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखिए स्थगन भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के स्थगन होते हैं। क्या होते हैं? स्थगन क्या होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। कैसे? तो एक साथियों सामान्य स्थगन होता है। क्या होता है? सामान्य स्थगन। सामान्य स्थगन आप लिख सकते हैं ऐसे हेडिंग डाल के, सामान्य स्थगन, या फिर आपके जानकारी लिए मैं बता रहा हूं। ठीक। एक होता है दोस्तों साइन डाई। क्या होता है? एक दूसरे को होता है साइन डाई। क्या? साइन डाई स्थगन ना, समझिएगा। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है? देखिए सामान्य स्थगन, मान लिया साथियों 1 फरवरी को बैठक बैठी, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि
जो इसके अध्यक्ष थे, लोकसभा में बैठक हो रही थी, लोकसभा अध्यक्ष ने क्या बोला कि भैया 3 मार्च तक दोस्तों क्या होगी, या फिर 5 फरवरी तक दोस्तों क्या होगी, हम मतलब बैठक नहीं होगी। यानी ये स्थगन कौन सा हो गया, सामान्य स्थगन। जब दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों जब स्थगन करता है तो वो समय बता देता कि भैया कितने दिन के लिए स्थगित रहेगी। मान लिया कह देगा भैया 2 दिन के लिए कोई जरूरी काम है, तो क्या होगी, सभा क्या होगी, स्थगित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, स्थगित कर दी जाती है। 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, तो वो दोस्तों क्या होता है, स्थगन होता। कौन सा वाला, सामान्य स्थगन। एक होता दोस्तों साइन डाई। अब देखिए साइन डाई क्या हो गया, मान ले दोस्तों सदन में देखिए लड़ाई झगड़े भी होते हैं दोस्तों। मान ले दोस्तों किसी कारण से दोस्तों, है ना, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो मतलब कि स्थगन तो कर देगा, मतलब स्थगित तो कर देगा, बोलेगा सत्र का होगा, स्थगित होगा, मगर दोस्तों ये नहीं बताया कितने समय के लिए स्थगित किया गया, मतलब कि जिसमें समय ना बताया, यानी अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों उसे हम साइन डाई कहते हैं। कभी गुस्से में नहीं कि कहने के चलो खत्म करो सदन ना, फिर वो नहीं बताया कब से आना है आपको, तो वो दोस्तों वो क्या होता है, साइन डाई बोलते हैं। 2 प्रकार के स्थगन होते हैं, जिसमें दोस्तों कुछ समय बताया जाता है दोस्तों, तो वो आपका क्या होता है, सामान्य स्थगन। और जिसमें बिना समय बताए कि कितने समय के लिए दोस्तों स्थगित होगी, वो क्या होती है दोस्तों, आपकी साइन डाई। ठीक है, चलिए अब देखिए लोकसभा के दोस्तों 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं मेरे साथियों, याद रखेंगे। एक देखिए बजट सत्र होता है दोस्तों, को होता है अभी एक दिन पहले बजट पेश भी हुआ है। ठीक है, तो बजट सत्र होता है, ये फरवरी से मई के बीच होता है। कहां था दोस्तों, फरवरी से मई के बीच चलता है दोस्तों, बजट सत्र बोलते हैं। दूसरा होता है शीतकालीन सत्र दोस्तों, ठंडी जैसे आपको लग रहा होगा शीतकालीन है ना, ठंडी वाला सत्र, जो कि दोस्तों जुलाई से अगस्त के बीच चलता है। ठीक है, अगला दोस्तों तीसरा सत्र है दोस्तों, कौन सा, मानसून सत्र, नवंबर से दिसंबर के बीच। याद रखेंगे ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। क्या, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। दोस्तों यहां पे आप याद रखें, इन्हीं के दोस्तों स्थगन हम देख चुके हैं आगे, है ना। देखिए सत्र, सत्रावसान, विघटन और स्थगन देख चुके हैं हम ना। अब दोस्तों इसलिए आपको बता दें कि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्या पूछेगा कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है दोस्तों, 6 माह। समझिएगा, मान लो दोस्तों बजट सत्र हुआ, उसके बाद दोस्तों काफी समय लेट हो गया दोस्तों, तो शीतकालीन सत्र खत्म कर दिया गया। यानी कि कम से कम दोस्तों अगर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों गैप होगा ना, तो 6 माह, यानी कि 6 महीने बाद दोस्तों बैठक होनी है, सत्र तो होगा ही होगा। यानी अगर इस तरीके से देखते हैं तो 1 वर्ष में कम से कम दोस्तों 2 सत्र तो जरूर होंगे। आपसे पूछेगा कि अधिकतम 2 सत्रों के बीच की अवधि कितनी हो सकती है दोस्तों, तो आप बताएंगे 6 माह। और 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र होंगे, तो 2 सत्र 1 वर्ष में होने ही होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना हो सकता है दोस्तों, तो 6 महीने तक। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आपका 87 क्या कहता है। ठीक है, 87 क्या कहता है, ठीक है, 87 क्या कहता है, ये आपको बता दूं, ये आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 इसमें क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अभिभाषण दोस्तों कब होता है, तो आपको बता दें दोस्तों अभिभाषण कब होता है दोस्तों, एक तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, तब दोस्तों राष्ट्रपति अभिभाषण देता। क्या, संयुक्त बैठक। आपको पता है जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किसी कारण से, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, बुलाता कौन, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कई बार बता चुके हैं। फिर दोस्तों संयुक्त बैठक के समय दोस्तों अभिभाषण देता है। और आपको बता दें दोस्तों जब नई लोकसभा गठित होती है, दोस्तों जब नई लोकसभा गठित होती है, आपको पता है कि दोस्तों नई लोकसभा हर 5 साल में गठित होती है दोस्तों, तब ये होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अभिभाषण देता है। और दोस्तों प्रत्येक साल के नए वर्ष के पहली बैठक में, देखिए हर साल दोस्तों मान लिया दोस्तों 2023 आया था ना, तो जब पहली बैठक होगी तो उसमें भी दोस्तों राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना अभिभाषण देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें है, तो आर्टिकल 87 में है। 87 में दोस्तों राष्ट्रपति के क्या है, अभिभाषण है। ठीक है, 88 में क्या कहता है, तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार क्या क्या है दोस्तों, आपको पता है कि महान्यायवादी के अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता मगर मतदान नहीं कर सकता। यह महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए 89 क्या कहता है, 89 क्या कहता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जी के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसमें मैं बता दूं कि दोस्तों राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का, और राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का होता है। वही पूछ ले राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा दोस्तों अनंत कार्यकाल के लिए
बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्यसभा का सभापति कार्यकाल दोस्तों 5 साल, क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपसभापति कार्यकाल दोस्तों 6 साल का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों कार्यकाल भी दोस्तों कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। ठीक है, 6 साल का होगा। मगर दोस्तों राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, वह एक स्थायी सदन है। ठीक है, चलिए अगला है 90 का कहता दोस्तों, तो याद रखेंगे उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग पत्र या पद से हटाया जाना। दोस्तों आपको बता दें कि जो सभापति होते हैं राज्यसभा में या उपसभापति होते हैं दोस्तों, देखिए उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो सभापति को देगा। याद रखेंगे उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो सभापति को देगा। किसको देगा? सभापति को देगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्या है? सभापति के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। दोस्तों मान लिया सभापति नहीं होगा तो उसके पद पे कौन उसके शक्तियों का पालन करेगा। ठीक है, अगला है 92 क्या कहता है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठाधीन नहीं होगा। दोस्तों यानी कि जब उनको हटाने की बात की जाए दोस्तों तब उसमें वो वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यहां पर साथियों बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की या उपाध्यक्ष की। तो याद रखेगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अब देखिए यहां पे एक चीज रखेंगे, आपसे पूछा था लोकसभा का सदस्य जो होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको कौन शपथ दिलाता? दोस्तों तो याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का कोई अलग से शपथ नहीं होता है, वो सभी लोकसभा सदस्यों के साथ ही शपथ ले लेता। किसके सामने? तो प्रोटेम स्पीकर के सामने। किसमें दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर के साथ ही ये क्या करता है? स्पीकर इनको शपथ दिला देता। सबको दोस्तों साथ ही दिलाता। लोकसभा अध्यक्ष का कोई भी अलग से शपथ नहीं होता है, उन्हीं के साथ। देखिए प्रोटेम स्पीकर काम क्या होता है दोस्तों? जब तक दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए दोस्तों तब तक वो कार्यकाल को संभालता और इनको दोस्तों क्या करता है? सभी को शपथ दिलाता है। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला है 94 में क्या है दोस्तों? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग पत्र और पद से हटाया जाना। दोस्तों अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष को कैसे दोस्तों हटाया जाएगा? वो त्याग पत्र किसको देंगे? ठीक है, इनके बारे में बताएगा कि उनका पद रिक्त कैसे होगा, इसके बारे में आर्टिकल 94 में बताएगा। अगर त्याग पत्र की बात करते दोस्तों तो देखिए ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को त्याग पत्र दे लेते हैं, यानी कि अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। जैसे दोस्तों आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं ना। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उसी प्रकार से अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो उपाध्यक्ष जी को दे देगा, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो अध्यक्ष जी को दे देगा। दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए अगला है 95 दोस्तों अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां। दोस्तों अध्यक्ष के कर्तव्य क्या क्या होते हैं? ठीक है, कुछ कर्तव्य दोस्तों आपको पता होगा कि इनके बारे में मैंने बता भी दिया कि देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है ना, और काफ़ी चीज़ें दोस्तों जो भी आपका जैसे कि जो धन विधेयक होता है दोस्तों उसको परिभाषित करता है। ये सब चीज़ें कौन करता है? अध्यक्ष के कुछ कार्य होते हैं। ठीक है, 96 का कहता है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठाधीन नहीं होता दोस्तों, पीठासीन नहीं होता दोस्तों, है ना, कि ये चीज़ें अगर उनको हटाए जाने की बात होती है दोस्तों तब वो वोटिंग नहीं करते ना। अब देखिए 97 में क्या है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, यानी यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में बात की गई साथियों। तो यहां पे याद रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 1,25,000 रुपए। कितना दोस्तों? 1,25,000 रुपए दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन होता है, और राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना दोस्तों? 4 लाख। दोस्तों 4 लाख किसका होता है? और राष्ट्रपति है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है इसका दोस्तों, सभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, तो उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं। याद रख लेंगे। ठीक है, अगला है 98 में क्या है कि संसद का सचिवालय। याद रखिएगा कि लोकसभा व राज्यसभा का एक महासचिव होगा, और संसद के सभी सदस्य दोस्तों महासचिव के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। याद रखेंगे कि संसद के सभी सदस्य महासचिव के प्रति उत्तरदायी होंगे, और संसद का एक सचिवालय होगा। ये 98 में कहा गया है। चलिए अगला है दोस्तों कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सभापति जी दिलाते हैं, क्योंकि सभापति कौन होते हैं? आपको पता, उपराष्ट्रपति होते हैं। मगर साथियों लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। हमने बताया कि प्रोटेम स्पीकर दोस्तों उन्हीं सदस्यों में से कोई वरिष्ठ को दोस्तों प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, और वो दोस्तों जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष चुनकर नहीं आता तब तक वो दोस्तों कार्यकाल किया करता है।
ठीक है। और सबको दोस्तों क्या कहलाता है, शपथ दिलाता है। और लोकसभा अध्यक्ष को भी दोस्तों यही शपथ दिलाता है, क्योंकि उस समय लोकसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 100 क्या कहता है कि सदनों में, देखिए सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी संसद के कार्य करने की शक्तियां व गणपूर्ति। दोस्तों गणपूर्ति क्या होता है समझिएगा, आपसे पूछेगा गणपूर्ति क्या होता है, तो सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही चलती रहे दोस्तों, उसको हम गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, कैसे देखिए समझिए, मान लो दोस्तों आप कहीं कोचिंग करने जाते होंगे, ठीक, कभी कोचिंग करने या फिर क्लास में पढ़े होंगे, है ना। मान लिया आप क्लास टेंथ में अब दोस्तों क्लास टेंथ में मान लिया कहा गया दोस्तों 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं टोटल ना। और 100 बच्चे में से दोस्तों ऐसा मास्टर कहते हैं कि भैया कम से कम इतने बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ाई कराऊंगा ना। तो कम से कम कितने, मान लिया दोस्तों मान लिया आपको बता दें 9 बच्चे हैं, तो टीचर कहेगा भैया हम पढ़ाई नहीं करवाएंगे जब तक दोस्तों 1/10 बच्चे नहीं आएंगे, तब तक मैं पढ़ाई शुरू नहीं कराऊंगा ना, मतलब कि क्लास नहीं चालू करूंगा, यानी 1/10। तो इसकी गणपूर्ति का जाए दोस्तों 1/10, यानी 100 का 1/10 हम निकालते हैं तो यानी 10, यानी कम से कम दोस्तों 100 बच्चों में से 10 बच्चे आने चाहिए तभी क्लास स्टार्ट होगी, ये गणपूर्ति कहलाती है। समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। यानी सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही चलती रहे, यानी गणपूर्ति कितनी होती है दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। समझिएगा, जैसे मैं अगर लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में आपको पता है कि 550 व्यक्ति हैं, इनका 1/10 आप निकालिए, 1/10 नीचे करिए, 0 0 कट जाएगा। यानी अगर 55 व्यक्ति से कम होंगे, ठीक है, लोकसभा में अगर 55 से कम व्यक्ति होंगे दोस्तों तो लोकसभा का कार्य नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि उस सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी दोस्तों, उसको खत्म कर दिया जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी गणपूर्ति अभी नहीं। उसी प्रकार से अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, अधिकतम सदस्य कितने हैं, 250 का अगर हम 1/10 निकाले दोस्तों 0 0 कट जाएगा, यानी राज्यसभा में कम से कम दोस्तों 25 होने चाहिए। उनकी राज्यसभा सदस्यों की गणपूर्ति कितनी है, 25 सदस्य। ठीक, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 102 क्या कहता है, संसद के सदस्य की निहरताएं, मतलब उनको उनकी दोस्तों किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उनकी निहरताएं क्या है दोस्तों 102 में बताएगा, इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं दोस्तों, ये याद रखेंगे। 108 आर्टिकल 108 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, संयुक्त बैठक। ठीक है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों याद रखेंगे। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। इस अभिभाषण कौन देगा, राष्ट्रपति जी देंगे। अध्यक्षता कौन करे, देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बुलाएगा कौन संयुक्त अधिवेशन को, संयुक्त बैठक को बुलाए कौन, तो साथियों कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो आप सोचेंगे क्या कभी बुलाया गया, भैया 3 बार बुलाया जा चुका, संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार बुलाया गया है। कब कब, तो याद रखेगा, एक दोस्तों दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में लाया गया था, नेहरू जी के समय, तब बुलाया गया था। एक दोस्तों बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक लाया गया 1970 में, बुलाया गया दोस्तों मोरारजी देसाई के समय। और दोस्तों एक आतंक निवारक अध्यादेश यानी पोटा दोस्तों 2002 में लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो ये दोस्तों 3 बार आपका संयुक्त बैठक बुलाया गया है। ठीक है, 3 बार। ठीक है, तो 3 बार बुलाया गया। चलिए अब दोस्तों 109 क्या कहता है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दोस्तों। ठीक है, 110 के बारे में बात देखते हैं। धन विधेयक की परिभाषा बताई गई, देखिए इसके बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं, मगर आपको कुछ चीजें हम बता दें। देखिए धन विधेयक जो होता है या वित्त विधेयक जो होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे आता है, पहले राष्ट्रपति से पूछा जाता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर और सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन पूछेगा धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में आता है, तो लोकसभा में। ठीक है, और राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, फिर दोस्तों लोकसभा में लाया जाएगा, फिर दोस्तों राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा दोस्तों इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, और धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि धन विधेयक को कौन बताता है कि धन विधेयक है, दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है, अगर 14 दिन से ज्यादा रोकी दोस्तों वो अपने आप पास मान ले जाता है। और राज्यसभा धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है, ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। याद रखेंगे धन विधेयक से संबंधित। ठीक है, क्या संबंधित है, पहली चीज धन विधेयक दोस्तों सबसे पहले किस सदन में आता है दोस्तों, लोकसभा में। और ये राष्ट्रपति से पहले पूछ के आता है पूर्वानुमति पर ना, और इसको प्रमाणित कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक। ठीक है, चलिए अगला 111 दोस्तों विधेयकों की अनुमति बारे में बताएंगे। और 112 दोस्तों राष्ट्र, देखिए 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, जिसको हम बजट कहते हैं। वैसे बजट शब्द का प्रयोग दोस्तों अपने संविधान में नहीं किया गया है, उसको दोस्तों किस नाम जानते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। ठीक है, तो याद रखेंगे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और दोस्तों ये जो बजट है ना, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, ये दोस्तों बजट जो है केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, केवल लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें यह राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री द्वारा लाया जाता है दोस्तों, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्री आपको पता है भी सीतारमण
सीतारमण है ना, निर्मला सीतारमण जी अभी लेके आई हैं 1-2 दिन पहले। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए 112 हो गया। अब दोस्तों 114 क्या कहता है, विनियोग विधेयक। समझिएगा, जो संचित निधि होती है ना, भारत की संचित निधि, जिससे दोस्तों राष्ट्रपति को, ठीक है, और दोस्तों संसद को, उपराष्ट्रपति, सबको जो पैसे दिए जाते हैं, उनकी सैलरी दी जाती है, उसको दोस्तों संचित निधि से ना। तो याद रखेंगे, संचित निधि से धन निकालने के लिए दोस्तों विनियोग विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। मतलब बिना विनियोग विधेयक के दोस्तों संचित निधि से धन निकाला नहीं जा सकता। तो विनियोग विधेयक किसके लिए होता है दोस्तों, संचित निधि से धन निकालने के लिए दोस्तों ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए 117 का दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में, उपबंध दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं चारों विधेयक के बारे में। और दोस्तों 118 क्या है, प्रक्रिया के नियम। इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, 120 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की, संसद दोस्तों किस भाषा में बात की जाएगी दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रीजनल लैंग्वेज दोस्तों, जो आपकी लैंग्वेज, उसमें भी दोस्तों ये पूछ करके दोस्तों उसमें बात की जा सकती है। ठीक है, समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। और 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा दोस्तों संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। दोस्तों न्यायालय दोस्तों संसद में कोई कार्यवाही होती है दोस्तों, उसकी जांच नहीं कर सकती। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों आर्टिकल 123 बहुत इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी करना दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे कि संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करना। दोस्तों अध्यादेश आपसे पूछेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल द्वारा जारी करते हैं दोस्तों, 123। और दोस्तों आपको बता दें राज्यपाल भी करता है 213 के तहत। दोनों याद रखेंगे, 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता। देखिएगा, समझिएगा। देखिए क्या होता है अध्यादेश, जब संसद सत्र में ना हो, राष्ट्रपति का आदेश ही कानून बन जाता है। जब तक लोकसभा व राज्यसभा के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर वह अध्यादेश पारित होना चाहिए, नहीं तो कानून रद्द हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति का अध्यादेश दोस्तों अधिकतम कितने समय तक कानून बना रहेगा, तो 6 माह दोस्तों ऐसे, और 6 सप्ताह दोस्तों जब वो चालू होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ये चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों समझ में आई होंगी। साथियों अगर समझ में आई तो कमेंट कर दीजिएगा, और जाइए हमारे इस प्लेलिस्ट पे, आपको दोस्तों एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, आराम से देखिए और अच्छे से नोट्स बनाए दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से फायदा करने वाली। और हिंदी के लिए दोस्तों आप देखिए, ये हमने पढ़ाया हिंदी संपूर्ण यूपी 666 सभी एग्जाम के लिए, और दोस्तों ये यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। तो आप एक बार जा करके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों आप सभी के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।